Assalamu alaikum. Today we will start chapter number 8, Nutrition. What is nutrition? Nutrition is a method in which the food is consumed by an organism and utilize the nutrition from the food. न्यूट्रिशन एक ऐसा मेथड है जिसमें कोई भी ऑर्गेनिज्म लिविंग ऑर्गेनिज्म फूड कंज्यूम करता है मीन्स खाना खाता है एंड यूटिलाइज द न्यूट्रिशंस फ्रॉम द फूड और उस फूड से जो वो खाना खा रहा है उसके अंदर जो भी न्यूट्रिशंस हैं उनको यूटिलाइज करता है. न्यूट्रिशन इज़ द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड एंड कन्वर्टिंग इट इनटू एनर्जी and other vital nutrients required for life. न्यूट्रिशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम खाना खाते हैं, फिर उस खाने से हम एनर्जी तैयार करते हैं और वो एनर्जी हमें जिन जिन कामों के लिए रिक्वायर्ड होती है हम वो एनर्जी वहाँ पर यूज़ करते हैं. इन द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन ऑर्गेनिज्म यूटिलाइज न्यूट्रिशंस. न्यूट्रिशन के प्रोसेस में क्या होता है, जो भी ऑर्गेनिज्म जो फूड खा रहा है उसके अंदर न्यूट्रिशंस अवेलेबल होंगे, जैसे कि फॉस्फोरस होगा, कैल्शियम होता है, मैग्नीशियम होता है. ये न्यूट्रिशंस होते हैं जो हमारे फूड के अंदर पाए जाते हैं. प्रोटीन्स होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स, वाइटामिन्स, ये सारे कंपोनेंट्स जो हैं हमारे फूड के अंदर अवेल होते हैं. जब हम वो फूड खाते हैं तो हमारे अंदर वो कंपोनेंट्स वो न्यूट्रिशंस आ जाते हैं. फिर अब हम उन न्यूट्रिशंस को जो हमारी बॉडी में आ गए उनको कैसे यूटिलाइज़ करते हैं, किन कामों के लिए इस्तेमाल करते हैं, कौन से पर्पस के लिए यूज़ करते हैं, कैसे उसमें से एनर्जी लेते हैं. तो ये सारा प्रोसेस जो होता है इससे हम न्यूट्रिशन कहते हैं. अब न्यूट्रिशन की कुछ टाइप्स हैं, मेजर ऑटोट्रॉफिक एंड हेट्रोट्रॉफिक. मेनली दो टाइप्स काउंट की जाती हैं न्यूट्रिशन की. ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में क्या होता है, ऑट्रोफ मीन्स जो वर्ड है वो ग्रीक लैंग्वेज से ही लिया गया है और ये दो वर्ड से मिलके बना है. ऑटो मीन्स सेल्फ और ट्रॉफिक मीन्स होती है न्यूट्रिशन या फूड. It is a mode of nutrition in which an organism make its own food from simple organic material like carbon dioxide, water, minerals present in the surrounding with the help of energy. This process are photosynthesis and either chemosynthesis. एक ऐसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन जिसमें जो प्लांट्स यूज़ किए जाते हैं या एल्जाई या फंजाई जिसके अंदर सेल वॉल या फोटोक्लोरोफिल प्रेजेंट होता है वो ये ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन करते हैं. जैसे कि प्लांट्स हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था, वो अपना खाना खुद तैयार करते हैं. वो खाना कैसे तैयार करते हैं, सनलाइट से एनर्जी लेते हैं, एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, ज़मीन से पानी लेते हैं, फिर वो रिएक्शन करके ग्लूकोज बनाते हैं और एनर्जी बनाते हैं अपने लिए. तो ये जो मूड है, ये जो मोड है न्यूट्रिशन का, इसको कहते हैं ऑटोट्रॉफिक, जिसमें कोई भी ऑर्गेनिज्म अपना खाना खुद तैयार कर सके. किसकी मदद से, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और जो सराउंडिंग में उसके एनवायरनमेंट में न्यूट्रिशंस प्रेजेंट हैं, जैसे कि ज़मीन सॉइल के अंदर हमारे मिनरल्स प्रेजेंट है, वो एब्जॉर्ब करके अपना जो फूड तैयार कर रहे हैं. ऐसे मोड ऑफ न्यूट्रिशन को ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कहा जाता है. ये कैसे तैयार करते हैं अपना खाना, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के थ्रू या कीमोसिंथेसिस प्रोसेस के थ्रू. कीमोसिंथेसिस प्रोसेस में हमारे कुछ बैक्टीरिया आ जाते हैं जो केमिकल्स यूज़ करते हैं अपना खाना खुद तैयार करने के लिए. सेकंड जो मोड है न्यूट्रिशन का वो कहलाता है हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन. हेट्रोट्रॉफ भी दो वर्ड से मिलके बना है और ये ग्रीक लैंग्वेज से लिया गया है. हेट्रोफ मीन्स other, troph means nutrition. It is a mode of nutrition in which an organism can't make its own organic material but depend on other organism for its food and use for its growth and energy. ऐसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन जिसमें कोई भी ऑर्गेनिज्म अपना खाना खुद तैयार नहीं कर सकता बल्कि वो दूसरे
ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड होता है अपने खाने के लिए, ग्रोथ के लिए और एनर्जी के लिए। जैसे हम ह्यूमन बींग्स की एग्जांपल, बेस्ट एग्जांपल है। हम प्लांट्स खाते हैं एनर्जी के लिए, न्यूट्रिशंस के लिए, ग्रोथ के लिए। या हम एनिमल्स खाते हैं, जैसे फ़िश खा ली हमने, चिकन, मीट, हम काऊ खाते हैं। तो हम ऑर्गेनिज्म जो है, लिविंग ऑर्गेनिज्म जो हम ह्यूमन्स हैं, वो दूसरे ऑर्गेनिजम्स पे डिपेंड करते हैं एनर्जी के लिए। तो ऐसे मोड ऑफ न्यूट्रिशन को कहते हैं हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशंस, जो किसी और पे डिपेंड करते हो, जो अपना खाना खुद तैयार नहीं कर सकते। Heterotrophs depend on other organisms for their food. They are also called consumers. जो हेटेरोट्रॉफ्स दूसरे ऑर्गेनिजम्स पे डिपेंड होते हैं खाने के लिए, उनको हम कंज्यूमर्स भी कहते हैं। हम ऐसे सिंपल कह सकते हैं कि हेटेरोट्रॉफ्स का अदर नेम क्या है, कंज्यूमर्स, क्योंकि हम कंज्यूम कर रहे हैं। ऑटोट्रॉफ मीन्स, ऑटो मीन्स सेल्फ, सेल्फ मीन्स अपना खाना खुद तैयार करना, और कंज्यूमर्स मीन्स दूसरों से अपना खाना लेना, या फिर एक सोर्स होता है जिससे हम अपना खाना दूसरों के ज़रिए कंज्यूम करते हैं। हर्बीवोरस एंड कार्निवोरस। हर्बीवोरस विच कंज्यूम हर्ब्स एंड अदर प्लांट्स आर कॉल्ड हर्बीवोरस। ऐसे कंज्यूमर्स मीन्स ऐसे गोश्त एनिमल्स जो प्लांट्स वगैरह खाते हैं, छोटे पौधे, पत्तियाँ, घास फूस, जैसे हमारी गॉट हो गई जो सिर्फ घास फूस वगैरह खाती है, या फिर हमारे रैबिट हो गया, उसके अलावा काऊ आ गई। ये मीट नहीं खाते, सिर्फ प्लांट्स खाते हैं। और जो एनिमल्स, जो कंज्यूमर सिर्फ हर्ब्स या प्लांट्स खाएं, उनको हम कहते हैं हर्बीवोरस। कार्निवोरस क्या होता है, विच कंज्यूम एनिमल्स आर कॉल्ड कार्निवोरस। और जो एनिमल्स सिर्फ एनिमल्स खाते हैं, जैसे कि लाइन आ गया हमारे पास, वो सिर्फ हमारे दूसरे एनिमल्स को, जो लोअर उनसे कमज़ोर जानवर हैं, उनको खाते हैं। जैसे कैट हो गई, कैट भी सिर्फ गोश्त खाती है, फ़िश दे दो उसको, वो प्लांट्स नहीं खाती। चाहे वो एग दे दें या मीट की शक्ल में कुछ और दे दें, बिस्किट्स वगैरह, वो खाती है। तो ऐसे एनिमल्स जो सिर्फ दूसरे एनिमल्स खाते हैं, जो लोअर होते हैं उनसे कमज़ोर जानवर, उनको खाते हैं, वो कहलाते हैं कार्निवोरस। अब न्यूट्रिशन के डिफरेंट मूड्स होते हैं, कोई किस तरह से खाता है, कोई किस तरह से। तो इस तरह से फर्स्ट हमारे पास है पैरासिटिक न्यूट्रिशन। पैरासिटिक न्यूट्रिशन और पैरासाइट्स दैट्स लिव इन और आउटसाइड ऑफ अदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ऐसे ऑर्गेनिज्म, ऐसे जानवर या ऐसे एनिमल्स, स्मॉल एनिमल्स, जो इंसानी जिस्म के अंदर या बाहर उसकी स्किन के अंदर रहते हैं और उसमें से अपना खाना खाते हैं, तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स को कहते हैं पैरासाइट्स। और ऐसे मूड ऑफ न्यूट्रिशन को कहते हैं पैरासिटिक न्यूट्रिशन। जिसमें क्या होता है कि जैसे कि हमारे ह्यूमंस के अंदर कुछ पैरासाइट्स रहते हैं, उनका फंक्शन ये होता है कि वो सिर्फ इंसान का जिस्म खाते हैं, उसका मीट खाते हैं, उसकी ब्लड खाते हैं। मीन्स जो भी कंपोनेंट्स हमारे ह्यूमंस के अंदर या बाकी एनिमल्स के अंदर पाए जाते हैं, वो खाते हैं। और इस वजह से जो जिसके अंदर वो रह रहे हैं उसको नुकसान होगा, और वो जो पैरासाइट एनिमल होगा उसके लिए बेनिफिट होगा, वो ग्रो करेगा, मल्टीप्लाई करेगा। मीन्स वो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर डिपेंड कर रहा है, लिविंग बीइंग के अंदर डिपेंड कर रहा है एज अ बीइंग न्यूट्रिशन के लिए। तो ऐसे मोड ऑफ न्यूट्रिशन को कहते हैं पैरासिटिक न्यूट्रिशन। इसमें हमारे पास कस्क्यूटा, आकाश बेल, जिसको हम दूसरी लैंग्वेज में कहते हैं हुक वॉर्म, टैप वॉर्म, लीचेस, ये सारे वॉर्म्स या एनिमल्स हैं जो कि पैरासाइट्स हैं, जो दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड होते हैं, जिनको हम होस्ट कहते हैं। सेकेंड मोड ऑफ न्यूट्रिशन है सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। सेप्रो मीन्स प्रोटीन, ट्रॉफिक मीन्स न्यूट्रिशन। Saprotrophic nutrition or saprotrophs derive their food from dead or decaying organic material. The mode of nutrition is called saprotrophic, just like fungi and many other bacteria.
ऐसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन जिसमें हम खाना किसी डेड बॉडी से ले रहे हैं या ऐसे ऑर्गेनिक मटेरियल से ले रहे हैं जो कि ख़राब हो गया है या ख़त्म होने वाला है, तो ऐसे मोड ऑफ न्यूट्रिशन को कहते हैं सेप्रोट्रॉफिक। जैसे कि फंजाई, हमारी यीस्ट, मशरूम, मोल्स, जैसे कि ब्रेड हो जाती है हमारे पास, ब्रेड हम घर में देखते हैं, उसके हम ऊपर फंगस लग जाता है, तो फंगस मीन्स वो फूड, फंगस लग गया, अब वो फूड कौन खा रहा है, वो फंजाई खा रहा है। या बैक्टीरिया लग जाते हैं हमारे बहुत सारी चीज़ों को, तो हमारे एप्पल के ऊपर रॉटन एप्पल ख़राब हो जाता है, ब्राउन कलर के स्पॉट्स आ जाते हैं, तो ऐसे मोड ऑफ न्यूट्रिशन को हम कहते हैं सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। जो किसी डेड या डेड डिकाइंग ऑर्गेनिक मटेरियल से हम फूड कंज्यूम करें, वो एनिमल्स कहलाते हैं सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशंस। होलोजोइक न्यूट्रिशन, होलो मीन्स whole, zoicus means animal. In holozoic nutrition, complex or substances are ingested without their being dead, degraded or decomposed. Amoeba and other human beings. ऐसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन जिसे हम अपने मुंह से खाएं, हम ना उसको तोड़ें, इट्स मीन्स ऐसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो मुंह से डाला गया हो, मीन्स बाय माउथ हम इंजेस्ट करें, तो ऐसे मोड ऑफ न्यूट्रिशन को कहते हैं होलोजोइक न्यूट्रिशन, जिसमें हमारे पास अमेबा आ जाता है, ह्यूमन बींग्स आ जाते हैं। अमेबा अमेबा इन्वॉल्व ingestion by cell surface, digestion and ingestion. Amoeba takes organic matter as food. The food enclosed in the cell wall membrane of food form as a food vacuole. अब अमेबा में क्या होता है, अमेबा के सामने पहले फूड पड़ा होगा, वो उसको रिकॉग्नाइज करेगा कि ये फूड पार्टिकल है, मीन्स इससे मुझे एनर्जी मिल सकती है, कोई भी ऑर्गेनिक कंपोनेंट पड़ा होगा जो इसका सोर्स ऑफ एनर्जी होगा। तो उसके बाद क्या करेगा, जैसे कि फर्स्ट डायग्राम में आपकी ए में देख लें, फूड पार्टिकल अमेबा के सामने है, फूड पार्टिकल को अमेबा ने रिकॉग्नाइज किया, अब वो उसको अंदर कैसे लेगा, ये जो उसके सीडियोपोड्स हैं मीन्स फॉल्स आर्म्स हैं, इसके थ्रू ये इंजेस्ट करेगा, मीन्स खाना खाएगा। पहले वो उसको करीब लाएगा, फूड के करीब लाएगा अपनी बॉडी को। थर्ड प्रोसेस में क्या करेगा, वो अपने फूड जो सीडियोपोड्स हैं उसको बंद कर देगा, बंद करने के बाद उस फूड को अंदर ले लेगा। ये इसका प्रोसेस है, मेथड है इंजेस्शन का, कि पहले वो फूड को रिकॉग्नाइज करेगा, उसके बाद अपनी सेल मेम्ब्रेन के ज़रिए जो उसने सीडियोपोड्स मीन्स फॉल्स आर्म्स बनाए थे, उसके अंदर फूड को ले लेगा, एनक्लोज कर लेगा, उसके बाद वो अपनी बॉडी के अंदर उसको इंजेस्ट कर देगा। इंजेस्ट करने के बाद उसके अंदर जो ये फूड वैक्यूल प्रेजेंट है ब्लैक कलर का, वो वहाँ पे उसकी फूड स्टोर्ड होगा या डाइजेस्ट होगा, और वो फूड वैक्यूल से एनर्जी स्टोर्ड होगी या उसकी बॉडी में स्प्रेड हो जाएगी। तो ये मेथड होता है अमीबा का, जिसमें इंजेस्ट करता है सेल्फ सरफेस के ज़रिए, जो इसकी सरफेस है इसके ज़रिए फूड अंदर लेगा एंड इंजेस्शन, और बाहर भी इसी के ज़रिए ही निकालेगा, जो एक्स्ट्रा वेस्ट होगा वो इसी मेथड के ज़रिए बाहर निकालेगा। कोई भी कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मटेरियल लेगा एज अ फूड, फिर इसको एनक्लोज कर देगा मेम्ब्रेन के ज़रिए एंड फॉर्म्स अ फूड वैक्यूल, और अपना फूड वैक्यूल के ज़रिए वो एनर्जी लेगा। पैरामीशियम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, इसके अंदर एक ही सेल होता है, इसकी एक स्पेसिफिक शेप होती है, और इसकी शेप होती है इस तरह से पैरामीशियम की। इसके ऊपर एक माउथ होता है जिसके ज़रिए अपना ये फूड इंजेस्ट करता है, जिसको कहते हैं साइटोसोम या सेल माउथ। साइटोस्टोम या सेल माउथ पैरामीशियम की शक्ल होती है इस तरह से, और बाहर इसकी बॉडी के इर्द गिर्द सिलिया मीन्स छोटे हेयर प्रेजेंट होते हैं, जिसके ज़रिए ये मूवमेंट करता है, पानी में तैरता है। और फूड वैक्यूल होता है जैसे कि अमीबा के अंदर था, जिसके अंदर फूड जाता है और डाइजेस्ट होता है। द प्रोसेस
तो इस तरह से ये फूड हुआ, ये इसकी बॉडी माउथ के ज़रिए इंजेस्ट हुआ, फिर ये डाइजेस्ट होके फूड इसी वे से बाहर निकल जाएगा। तो ये पैरामीशियम का मोड ऑफ न्यूट्रिशन था जो होलोजोइक टाइप था, अमीबा और पैरामीशियम का, जैसे हम ह्यूमंस कहते हैं। उसके बाद है मिनरल न्यूट्रिशन, द प्रोसेस इन्वॉल्विंग एब्जॉर्प्शन, ऐसा प्रोसेस जिसमें हम खाना एब्जॉर्ब करें, फिर सेल्स तक उसको डिस्ट्रीब्यूट करें, फिर उनमें से मिनरल्स को यूटिलाइज करें। कौन यूटिलाइज करेगा? प्लांट्स। किसके लिए? ताकि वो ग्रो करें और डेवलप कर सकें। तो ऐसे प्रोसेस को हम कहते हैं मिनरल न्यूट्रिशन। सिंपल कहें कि प्लांट्स जो है अपना न्यूट्रिशन लेंगे ज़मीन से या फोटोसिंथेसिस के ज़रिए अपना खाना तैयार करेंगे। उसके बाद वो अपनी बॉडी में उसका फूड आ गया। अब सेकंड काम ये होगा कि वो फूड जो उसने लीव्स के अंदर तैयार किया या स्टेम के ज़रिए रूट्स से लिया, रूट्स के ज़रिए ज़मीन से लिया, अब वो उस फूड को पूरी बॉडी में फैलाएगा ताकि वो हर पार्ट तक एनर्जी जाए और प्लांट ग्रो कर सके। तो इस प्रोसेस को कहते हैं मिनरल न्यूट्रिशन। नाइट्रोजन इज एन एसेंशियल फॉर प्लांट टू सिंथेसाइज अमाइनो एसिड विच आर द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ प्रोटीन। जो हमारे बॉडी प्लांट्स के अंदर न्यूट्रिशन होते हैं उनमें से सबसे इम्पॉर्टेंट न्यूट्रिशन होता है नाइट्रोजन का। नाइट्रोजन एक इम्पॉर्टेंट न्यूट्रिशन है प्लांट का। नाइट्रोजन क्या होता है? एक एसेंशियल कंपोनेंट है प्लांट का अमाइनो एसिड बनाने के लिए। नाइट्रोजन से अमाइनो एसिड बनते हैं और अमाइनो एसिड से फिर प्रोटीन बनता है। और आपको पता है कि हमारी पूरी बॉडी प्रोटीन से बनी है। तो नाइट्रोजन एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है या इम्पॉर्टेंट मिनरल है जिसके बगैर हमारी बॉडी वर्क करना छोड़ देगी या हमारी बॉडी प्रोटीन्स नहीं बना सकेगी, क्योंकि नाइट्रोजन होगा जो अमाइनो एसिड बनाएगा। अमाइनो एसिड के बगैर प्रोटीन्स नहीं बनेंगे। अमाइनो एसिड आपस में मिलकर प्रोटीन्स बनाते हैं जो कि हमारी बॉडी ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है एंड आल्सो रिक्वायर्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ क्लोरोफिल। और नाइट्रोजन हमारी जो क्लोरोफिल जो पिगमेंट है, 3 पिगमेंट्स हमने पढ़े थे, क्लोरोफिल, क्रोमोप्लास्ट एंड ल्यूकोप्लास्ट। जो क्लोरोफिल ग्रीन पिगमेंट है उसकी प्रोडक्शन के लिए भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है नाइट्रोजन। और हमारी बॉडी के अंदर एंजाइम्स होते हैं जो रिएक्शंस को तेज़ करते हैं, वो भी सारे प्रोटीन से बने होते हैं। और प्रोटीन खुद अमाइनो एसिड और नाइट्रोजन से बना होता है। और न्यूक्लिक एसिड्स भी हमारी बॉडी के अंदर, जैसे कि डीएनए, आरएनए, जो हमारे हेरेडिटी मटीरियल्स हैं, ये भी सारे नाइट्रोजन और प्रोटीन्स इन्हीं से ही बने होते हैं। तो जब प्लांट्स के अंदर नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी हो जाती है तो प्लांट्स का जो कलर है वो पेल ग्रीन हो जाता है और उसकी ग्रोथ जो है रुक जाती है। ग्रोथ क्यों रुकेगी? क्योंकि प्रोटीन नहीं बनेंगे और प्रोटीन से ही हमारी सारी बॉडी बनती है। तो जब प्लांट्स के अंदर नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी होती है तो प्लांट्स का कलर येलोइश हो जाता है, जैसे कि इस ग्रीन लीव्स के अंदर है, क्योंकि क्लोरोफिल का कलर क्या है? ग्रीन है। क्लोरोफिल तब बनेगा जब नाइट्रोजन होगा। तो जब नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी होगी तो क्लोरोफिल नहीं बनेगा और जो लीव्स हैं उनका कलर ग्रीन की जगह येलो हो जाएगा, जो कि एक अलामत है, एक सिम्टम है कि अब इस प्लांट के अंदर जो है नाइट्रोजन की कमी है। फिर हम उन प्लांट्स को आर्टिफिशियली नाइट्रोजन देते हैं सॉइल के ज़रिए ताकि वो प्लांट ग्रो कर सके। मैग्नीशियम, many enzymes in plants require magnesium in order to perform properly and it is a constituent of the chlorophyll molecule। बहुत सारे प्लांट्स जो एंजाइम्स हैं उनको मैग्नीशियम की ज़रूरत होती है ताकि वो अपना काम सही तरीके से परफॉर्म कर सकें। और ये भी एक इम्पॉर्टेंट मिनरल कह लें, क्लोरोफिल मॉलिक्यूल का है। और इसकी जब डेफिशिएंसी कमी हो जाती है तो जो हमारी वीन्स होती हैं, वीन्स क्या होते हैं? ये लीव है ना, इसके अंदर जो लाइंस होती हैं इनको कहते हैं वीन्स। ये वीन्स जो है बहुत ज़्यादा डार्क ग्रीन हो जाती हैं और इनके बाकी एरियाज
बीन्स के येलो हो जाते हैं, और जो नीचे वाले लीव्स होते हैं वो ज़्यादा जल्दी अफेक्ट होते हैं। तो ये सिम्टम होता है मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी का। और ये जो डार्क ग्रीन बीन्स होती हैं उनको कहते हैं क्लोरोसिस, इंटरवीनल क्लोरोसिस। जैसे कि इस डायग्राम में देख ले, इसकी जो बीन्स हैं ये बहुत ज़्यादा डार्क हैं और बाकी जो पार्ट है वो लाइट है, येलोइश या ग्रीन, लाइट ग्रीन। ये बीन्स ज़्यादा डार्क हैं एज़ कम्पेयर टू अदर पार्ट ऑफ लीफ। तो इस डेफिशिएंसी को कहते हैं मैग्नीशियम। Fertilizers, chemical fertilizers are simply plant nutrients applied to agricultural fields to supplement required elements found naturally in the soil. अब जो फर्टिलाइज़र्स हम प्लांट्स के अंदर देते हैं, क्यों देते हैं? ताकि जिन प्लांट्स के अंदर जो डेफिशिएंसी है उनको हम आर्टिफिशियली दें, ताकि वो फसल जो है वो बढ़ सके। तो उनमें जो मेन कंपोनेंट होता है, हम मोस्टली प्लांट्स को देते हैं, जो फसलों को देते हैं, वो होता है नाइट्रोजन। अब वो नाइट्रोजन किसी भी शक्ल में हो सकता है। हम उसको अमोनियम की शक्ल में दे सकते हैं, कुछ गैसेस की शक्ल में देते हैं, कुछ नाइट्रोजन प्योर फॉर्म में देते हैं। मीन्स जो ज़मीन के अंदर नेचुरली होते हैं उनको हम सप्लीमेंट्स जो उनके तौर पे देते हैं, तो वो हमारे कहलाते हैं फर्टिलाइज़र्स। और फर्टिलाइज़र्स में मेन हमारा नाइट्रोजन होता है। एनवायरमेंटल हैज़ार्ड्स क्या होते हैं? द फार्मर्स अप्लाई फर्टिलाइजर्स फॉर बेटर ग्रोथ ऑफ देयर क्रॉप्स, बट ऑन द अदर साइड दीज फर्टिलाइजर्स पॉल्यूट वाटर एंड सॉइल एज वेल। जो हम फर्टिलाइजर्स मीन्स नाइट्रोजन दे रहे हैं हम फसलों को, उनके अब नुकसान भी होते हैं। हम देखते हैं तो ग्रोथ के लिए हैं, ताकि उस फसल अच्छी हो, मगर उसके दूसरे साइड नुकसान भी होते हैं कि वो हमारे पानी और जो सॉइल है, ज़मीन है, उसको नुकसान कर देता है। उसमें से सबसे पहले होता है पेस्ट प्रॉब्लम। पेस्ट प्रॉब्लम मीन्स जो इंसेक्ट्स लग जाते हैं फसलों को, नाइट्रोजन की ज़्यादा अमाउंट की वजह से फसल ख़राब हो जाती है। सॉइल न्यूट्रिशन होल्डिंग कैपेसिटी, अब हमने आर्टिफिशियली नाइट्रोजन दे दी, फर्टिलाइज़र्स जो हमने दिए वो ज़्यादा हो गए, उसमें नाइट्रोजन ज़्यादा हो गया, तो जो न्यूट्रिशन कैपेसिटी होगी मीन्स जो सॉइल के अंदर, जो हमें ज़मीन के अंदर एक एबिलिटी होगी कि इतने अमाउंट में ये इतने न्यूट्रिशंस को पकड़ सकता है, तो वो जब ज़्यादा हो जाएगी तो वो नुकसान होगी फसल के लिए। एमिशन ऑफ ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट, जो ग्रीन हाउस गैसेस होती हैं जहाँ पर आर्टिफिशियली प्लांट्स तैयार किए जाते हैं, उनके अंदर गैसेस ज़्यादा हो जाती हैं, नाइट्रोजन की ज़्यादा, जब नाइट्रोजन ज़्यादा हो जाती है और एनवायरनमेंट में ऑक्सीजन होती है तो ये आपस में रिएक्ट करती हैं और बनाती है नाइट्रोजन ऑक्साइड, जो हमारी एटमॉस्फेयर के अंदर ग्रीन हाउस गैस है उसके लिए लीकेज, उसके लिए नुकसानकार होती है। न्यूट्रिशन की इनबैलेंस हो जाती है। सॉइल एसिडिटी, नाइट्रोजन ज़्यादा होने की वजह से अमोनियम ज़्यादा फैल जाता है, जो कि हमारे लिए एक एसिड मटेरियल, जिसे हम हमारे ऑर्गेनिजम्स जो हैं वेस्ट के ज़रिए बाहर निकालते हैं। हम ऑर्गेनिज्म जो हैं यूरिन के ज़रिए अमोनिया बाहर निकालते हैं, जिसके अंदर नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है, NH3। जब हम फर्टिलाइज़र्स देते हैं उसके अंदर नाइट्रोजन होता है और हम फर्टिलाइज़र्स को पानी भी देते हैं, तो वहाँ से पानी से वो H मिल जाता है और नाइट्रोजन आपस में रिएक्ट करते अमोनिया बनाते हैं, जो कि हमारे फसलों के लिए बहुत ज़्यादा नुकसान है। उसकी वजह से फसल एसिडिटी हो जाती है, तेज़ाबियत हो जाती है उसके अंदर, जो कि एक वेस्ट प्रोडक्ट है। यूट्रोफिकेशन क्या होता है? जब हाई अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन और फॉस्फोरस हो जाता है तो उसको हम कहते हैं यूट्रोफिकेशन। जब हमारे पास नाइट्रोजन या फॉस्फोरस की केमिकल्स हाई अमाउंट में प्रेजेंट हो जाते हैं, फिर हमारी पानी को, हमारी ज़मीन को नुकसान देते हैं, तो उस कंडीशन को कहते हैं यूट्रोफिकेशन। सो इट्स ऑल फॉर टुडे। अल्लाह हाफिज़।